हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि पीजीटी का कोर्स चल रहा है उसका ये फर्स्ट टॉपिक अपलोडेड है और ये सेकेंड टॉपिक है। इसमें अकाउंटिंग ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय का लेखीकरण। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने का कोशिश करेंगे कि राष्ट्रीय आय होता क्या है। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए किन किन तत्वों का समावेशन होता है। किसी भी देश का राष्ट्रीय आय, उसका लेन देन क्या है, उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट, आखिर इसका आधार तय कैसे होता है। क्योंकि राष्ट्रीय आय निकालने के लिए सबसे पहले उस कंट्री का जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी या और भी तत्वों को इसमें समावेश किया जाता है। सबसे पहले हम लोग ये देखें कि राष्ट्रीय आय का लेखीकरण आखिर आपके सिलेबस में है क्यों। तो राष्ट्रीय किसी भी देश का आय व्यय, उसका वार्षिक व्यय को देखने के लिए, आय को देखने के लिए उसका लेखीकरण बहुत ज़रूरी होता है। और जब राष्ट्रीय आय किसी भी देश का एक वर्ष के अंतर्गत में, इस एक वर्ष के अंतर्गत जो भी आय और व्यय का लेखा जोखा होता है वही राष्ट्रीय आय का लेखाकरण कहलाता है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे राष्ट्रीय आय का लेखीकरण क्यों ज़रूरी है, कैसे होता है, अब इसके तत्व क्या क्या हैं। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय आय का लेखीकरण किसी भी सरकार या देश के आय और व्यय का लेखा जोखा होता है, जिससे किसी देश की समृद्धि और विकास का मापन होता है। समृद्धि और विकास ये दो अलग अलग टर्म्स होते हैं। समृद्धि जो होता है वो किसी देश का या किसी भी मनुष्य का बोल लें, समाज का बोल लें, राज्य का बोल लें, तो इसमें मात्रात्मक जो वृद्धि होती है या मात्रात्मक परिवर्तन होता है वो समृद्धि होता है। और वही मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तत्वों का जब समावेश हो जाता है उसको विकास बोलते हैं। समृद्धि यानी कि ग्रोथ, विकास मतलब डेवलपमेंट होता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। इस व्यवस्था के लिए राष्ट्रीय आय, इसको हम लोग नेशनल इनकम बोलते हैं, सबसे सामान्य विधि है जिसमें उत्पादन को वरीयता दी जाती है। इसका उपयोग पूरे विश्व में किया जाता है। इस विधि से एक देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी इत्यादि की गणना के लिए एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मूल्य, ध्यान रखेंगे अंतिम मूल्य, किसी भी वस्तु और सेवाओं का अंतिम मूल्य को ही शामिल किया जाता है। इससे पिछले जो शिक्षक नियुक्ति परीक्षा हुई है उसमें एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, अंतिम मूल्य ही किसी देश के एक वित्तीय वर्ष में गणना होती है। उसी से जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी वो सब निकलता है। ठीक है, अंततः इसी जीडीपी एवं जीएनपी की मदद से राष्ट्रीय आय की गणना किया जाता है। किसका गणना किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय का गणना किया जाता है। यानी जीडीपी और जीएनपी साथ साथ एनएनपी ये सब। अब हम लोग ये पढ़ने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले हम लोग जीडीपी, किसी भी राष्ट्रीय आय को निकालने के लिए, किसी भी देश की राष्ट्रीय आय को निकालने के लिए उसमें सबसे पहला तत्व होता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। ये क्या होता है तो इसे अच्छा से समझने की कोशिश करेंगे। किसी भी देश की सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में समस्त उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य के कुल योग को उस देश का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी कहा जाता है। अब इसको एक एक चीज़ को तोड़ तोड़ के समझते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं।
देखिए, किसी भी देश की सीमा के भीतर लेट्स सपोज कीजिए कि भारत है, तो भारत देश का भौगोलिक सीमा के अंतर्गत तो होता ही है। एक होता है भौगोलिक सीमा, एक होता है राजनीतिक सीमा। तो भौगोलिक सीमा के अंतर्गत आपका देखेंगे कि ऊपर में जम्मू कश्मीर से लेके नीचे की कन्याकुमारी तक, अब इधर अरुणाचल से लेके इधर का गुजरात तक, ये अपना भौगोलिक सीमा, ये आपका भौगोलिक सीमा हो गया। उसमें अंडमान निकोबार आ जाता है, लक्षद्वीप आ जाता है। तो ये हमारा क्या है, तो भौगोलिक सीमा है। राजनीतिक सीमा क्या होती है वो समझते हैं। राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भारत के अंतर्गत जो भी क्षेत्र आया सो, साथ ही साथ विश्व में भारत का जो भी राजदूत हैं या उच्चायुक्त है, तो ये कहीं भी होता है, कहीं भी किसी भी देश में रहते हैं, तो जिस क्षेत्र में वो लोग विराजमान होते हैं वो भारत के अंतर्गत आता है। साथ ही साथ अगर भारत लेट्स सपोज कीजिए अभी जस्ट 99वां संशोधन या 100 संशोधन के बीच में, संविधान संशोधन के बीच में एक कन्फर्म कर लीजिए आप लोग कि बांग्लादेश और इंडिया बांग्लादेश के बीच में सीमा का साझाकरण हुआ था। तो उसमें क्या हुआ कि इंडिया का कोई क्षेत्र बांग्लादेश को दे दिया गया और बांग्लादेश का कोई क्षेत्र इंडिया को दे दिया गया। तो इन दोनों के बीच में जो साझाकरण हुआ और जो क्षेत्र अदला बदली हुआ वो भी भारत के सीमा क्षेत्र में आएंगे। साथ ही साथ अगर भारत किसी देश को आक्रमण करके या उसके क्षेत्र को अपने देश में मिला लेता, वो भी एक सीमा होता है। तो इसका सिंपली कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी देश के सीमा के अंतर्गत किसी वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष, जैसे भारत का वित्तीय वर्ष कब से कब है, तो अब तो 1 फरवरी है, यानी फरवरी से लेके मार्च तक, फरवरी से लेके नेक्स्ट का मार्च तक, अच्छा अभी बदल दिया गया है। लेकिन जो वित्तीय वर्ष होता है वो 1 साल का होता है, 1 ईयर का, यानी कि इधर 1 अप्रैल को ले लें, 1 अप्रैल 2022 को, तो 31 मार्च 2023 का जो पीरियड हुआ, ये एक वित्तीय वर्ष होता है, यह एक वित्तीय वर्ष होता है। तो इस वित्तीय वर्ष के अंतर्गत समस्त उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं, याद रखिएगा गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे जीएसटी है ना, तो उसी तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज क्या अंतिम मूल्य, इसमें मेडिटेरी को नहीं लेंगे, इसमें मध्यवर्ती जितने भी सामान होते हैं, मध्यवर्ती गुड्स होते हैं और सर्विसेज होते हैं, उसको इसमें नहीं काउंट करते हैं। इसका आगे हम लोग देखेंगे, इसमें आगे का स्लाइड में देखेंगे कि क्या क्या चीज़ कैसे कैसे होता है, वो सब देखेंगे। ठीक, कि कुल योग को उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। तो इसमें से सबसे पहले क्या, तो एक सीमा के भीतर, आपका क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कितने दिनों का, तो 1 वित्तीय वर्ष के अंतर्गत क्या, तो समस्त उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का, और 4th हो गया अंतिम मूल्य का कुल योग उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ से 4 क्वेश्चन बन सकता है। 4 क्वेश्चन कैसे बनेगा, पहला, देश के सीमा के भीतर 1 वित्तीय वर्ष में समस्त उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मूल्य का कुल योग उस देश का सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। आगे देखते हैं, जीडीपी की गणना में महत्वपूर्ण नहीं कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कौन कर रहा है, बल्कि महत्वपूर्ण होता है कि उत्पादन कहाँ हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज कीजिए कि कोई अमेरिकन कंपनी है,
अमेरिकन कंपनी है और वो भारत में ही व्यापार करता है, तो उसका अकाउंटिंग हुआ जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है और जो फ़ायदा होता है वो यहाँ पे काउंट होगा, वो यहीं पे, तो वो जीडीपी में काउंट होगा। क्यों? क्योंकि वो किसी देश के अंतर्गत ये कर रहा है। उसी तरीके से अब सपोज कीजिए कि हमारे अंबानी जी हैं, तो हमारे अंबानी जी अभी तत्काल में ही 750 करोड़ रुपए का अमेरिका में एक होटल खरीदे हैं। तो वहाँ पे ये जो 7.5 CR जो हुआ, ये वहाँ का जीडीपी में काउंट होगा, भारत के जीडीपी में काउंट नहीं होगा। तो ये इसका कहने का तात्पर्य ये हुआ। अब हम लोग देखते हैं भारतीय क्षेत्र के अंतर्गत उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य भारतीय जीडीपी में गणना होगी। अब देखिए, उसी तरह यदि विदेशी कंपनी भारत में कार्य करती है, जैसा कि अभी आपको बताया अमेरिका का एक लेट सपोज कीजिए अमेजन ही है, तो अमेजन अमेरिकन कंपनी है, तो वो अपना व्यापार कहाँ कर रहा है? तो इंडिया में कर रहा है। तो इंडिया में जो भी वो व्यापार करता है वो इंडिया के जीडीपी में काउंट होगा। और रिलायंस अगर अमेरिका में जाकर काम करती है, वहाँ का जीडीपी में काउंट होगा। यदि विदेशी कंपनी भारत में कार्य करती है तो उसका लेखा जोखा एवं बचत भारतीय जीडीपी में गणना होगी, उसकी गणना भारतीय जीडीपी में होगी। आगे देखेंगे, जीडीपी किसी अर्थव्यवस्था के आकार को दर्शाती है। जीडीपी किसी अर्थव्यवस्था के आकार को दर्शाती है कि कौन अर्थव्यवस्था का कितना बड़ा आकार है। जैसे अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है, भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है। तो इस तरीके से उसके आकार को दर्शाती है कौन कितना। चाइना सेकेंड हुए, उसी तरीके से ब्रिटेन, उसी तरीके से जर्मनी, जापान, इंडिया, तो सबका आकार इससे बताया जाता है। अब देखिए, जीडीपी में बढ़ोतरी ही आर्थिक समृद्धि कहलाता है। जीडीपी में वृद्धि ही आर्थिक समृद्धि कहलाता है। ये सब पॉइंट फॉर्म में इसलिए बनाया कि हो सकता है आपका क्वेश्चन इस तरीक़ा से पूछे कि जीडीपी में बढ़ोतरी किस तरीक़ा की समृद्धि होती है, या जीडीपी में बढ़ोतरी कैसा परिवर्तन है, आर्थिक परिवर्तन है या विकासात्मक परिवर्तन है। तो आर्थिक समृद्धि लाती है जीडीपी में बढ़ोतरी, आर्थिक समृद्धि लाएगी। जीडीपी की गणना में मात्र अंतिम उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को ही सम्मिलित किया जाता है। अंतिम उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का, लेट सपोज कीजिए कि एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे कि कार है, तो कार में टायर होता है, ग्लास होता है, या इसी तरीक़ा से बहुत से, रबर होता है, फुटरेस्ट होता है, या इसी तरीक़ा से कार का हर एक कंपोनेंट होता है। तो ऐसा नहीं है कि कार का हर एक कंपोनेंट ग्लास, रबर या फुटरेस्ट, हर एक कंपोनेंट पे आपका जीडीपी का गणना किया जाएगा। हर एक चीज़ पे टैक्स अगर लगता है तो वो जीडीपी में गणना नहीं होगा। यानी कि गणना कब होगा कि एक जब कार तैयार हो जाता है तो कार को हम लोग सेल करते हैं। कार को सेल किए कहाँ गया? कंज्यूमर के पास गया। तो कंज्यूमर के पास जो गया, एक कार का जो फाइनल प्राइस जो हुआ वही जीडीपी में काउंट होगा। ऐसा नहीं कि टायर का अलग से हो रहा है, ग्लास का अलग से हो रहा है, रबड़ का अलग से हो रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे ही टैक्स या
टैक्स कलेक्शन हो या कुछ भी हो तो वो जीडीपी में काउंट होगा, ऐसा नहीं कि मध्यवर्ती सामानों पे नहीं। अब जीडीपी गणना में किसी वस्तु की पुनर्विक्रय के मूल्य को शामिल नहीं किया जाता है। देखिए आप लोग को ना ये हर एक पॉइंट को इतना बेहतर तरीके से इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आप देखेंगे कि इस टॉपिक का कॉस्ट ऑफ बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। पिछला एग्ज़ाम जब हुआ था उसमें से 7 से 8 क्वेश्चन, समझिए 7 से 8 क्वेश्चन एक ही टॉपिक से आना, वो भी नेशनल इनकम से रिलेटेड। तो आप देखिए कि जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी सब कुछ सारे यहीं से क्वेश्चन आए हैं, 7 से 8 क्वेश्चन आए हैं, वो सारा क्वेश्चन आगे दिया हुआ है। तो इसीलिए बताना चाह रहा हूँ कि देखिए जीडीपी गणना में किसी भी वस्तु को का पुनर्विक्रय जो बिक्री होता है उसका मूल्य को शामिल नहीं किया जाता है। इसका एग्जाम्पल से लेकर समझे कि कार को सेल किए, फर्स्ट पार्टी कौन लिया? फर्स्ट पार्टी लिया। तो ये जो फर्स्ट पार्टी लिया इसका जो भी टैक्स हुआ, जो भी इसका सेल प्राइस हुआ उसको हम लोग जीडीपी में काउंट करेंगे। बट अगर फर्स्ट पार्टी ये जाकर किसी सेकेंड पार्टी को वही कार को बेचता है तो ये सेकेंड पार्टी जीडीपी में काउंट नहीं होगा। ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि पुनर्बिक्री का जीडीपी में गणना नहीं किया जाता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे देखते हैं हस्तांतरण भुगतान ये सब के सब की पॉइंट हैं, आप लोग ना हो तो नोट डाउन कर लेंगे सब। ये सब हस्तांतरण भुगतान को भी इसकी गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है। हस्तांतरण भुगतान का मतलब क्या होता है कि ऐसा भुगतान जो बिना सेवा के दिया जाए। बिना सेवा के मतलब जैसे पेंशन जो दिया जाता है वो बिना सेवा, जब एक व्यक्ति रिटायरमेंट ले लेता है उसके बाद उसका जीवनचर्या चलाने के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट दिया जाता है, उसको पेंशन कहते हैं। तो वो आदमी काम नहीं कर रहा है फिर भी उसको पेंशन दिया जा रहा है, तो ये हस्तांतरण भुगतान के अंतर्गत आता है। छात्रवृत्ति जो छात्राओं को दिया जाता है स्टाइपेंड के रूप में, तो वो उसके लिए वो कोई काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से ये उन लोगों को प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। प्रोत्साहन राशि कहने का मतलब इसका अनेक राजनीतिक, सोशल, इकोनॉमिक लॉट्स ऑफ थिंग्स इसमें आते हैं, तो उतना जानने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इतना बात याद रखेंगे कि हस्तांतरण भुगतान को जीडीपी में गणना नहीं किया जाता है। आपको पूछ दिया निम्नलिखित में से किन किन चीज़ों का जीडीपी में गणना की जाती है, तो अगर उसमें हस्तांतरण भुगतान रहेगा तो वो गलत रहेगा, वो नहीं होगा। अगर पूछ दिया कि निम्नलिखित में से किन चीज़ों का जीडीपी में गणना नहीं किया जाता है, अगर उसमें आपका ऑप्शन हस्तांतरण भुगतान रहेगा तो आप लोग इसका नहीं करेंगे, ये गलत होगा। हस्तांतरण भुगतान जीडीपी में गणना नहीं किया जाता है। आगे देखते हैं केयर इकोनॉमी। सबसे पहले ये जानेंगे केयर इकोनॉमी क्या होता क्या है। केयर इकोनॉमी जैसे लेट सपोज कीजिए कि आपके घर में आपके मम्मी, आपके सिस्टर या आपके यहाँ कोई भी काम जो घर के लोग जो घर से रिलेटेड काम करते हैं, जिसके बदले में उन्हें ना कोई भुगतान किया जाता है और न ही उन्हें किसी तरीक़ा का सर्विसेज का फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। लेट सपोज कीजिए आपकी मम्मी आपके लिए खाना बनाती है, घर का सारा काम करती हैं, तो वो केयर इकोनॉमी के अंतर्गत आता है। तो ये सगे संबंधी द्वारा प्रदान की गई घरेलू सेवा जो होता है वो जीडीपी में नहीं जोड़ा जाता है, जीडीपी में नहीं जोड़ा जाता है। तो केयर इकोनॉमी जीडीपी में नहीं जोड़ा जाता है। असंगठित क्षेत्र को जीडीपी में नहीं जोड़ा जाता। असंगठित क्षेत्र वैसा क्षेत्र जो संगठित नहीं है। लेट सपोज कीजिए संगठित और असंगठित में क्या फ़र्क होता है वो बताता हूँ पहले। संगठित क्षेत्र वैसे क्षेत्र होते हैं जिसका लेखा जोखा अच्छा तरीक़े से चलता है, जैसे रिलायंस इसका क्या होता है, इसका हर एक चीज़ का लेखा जोखा होता है कि किस तरीक़े से ऑडिट होता है, कितना पैसा आया, कितना कहाँ गया, कैसे गया, तो ये उसका ऑडिट होता है। ऑडिट हुआ अब उस पर क्या होता है,
तो सरकार टैक्स लेती है तो टैक्स कलेक्शन करती है। तो ये संगठित जो व्यापार होते हैं उसमें क्या होता है कि एक संगठित ऑडिटिंग सिस्टम होता है, संगठित श्रम होता है। श्रम जो करते हैं उनके लिए एक नियमित वेतन होता है, उन्हें पेंशन दिया जाता है, उन्हें तरह तरह की फैसिलिटीज़ दी जाती है। लेकिन वही हम लोग अगर असंगठित क्षेत्र की बात करें तो असंगठित क्षेत्र में ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे रेहड़ी पटरी पे काम करने वाले या घरों में लेबर की तरह काम करने वाले, या आप देखे होंगे कि ठेला पे जो कुछ सामान बेचते हैं, फल बेचते हैं, सब्ज़ी बेचते हैं, या रोड किनारे जो आप वेंडर्स को देखते हैं, ये सारे के सारे असंगठित क्षेत्र में आते हैं। और ये जीडीपी में एक बहुत बड़ा असंगठित क्षेत्र का बहुत बड़ा हाथ है, फिर भी इसे जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि न तो इनका अकाउंटिंग सिस्टम होता है, न तो इनका कोई नियमित दिनचर्या होता है, न तो इनका कोई श्रम से रिलेटेड नियम होता है। तो इसीलिए क्या होता है, ये हमारे जीडीपी में काउंट नहीं किया जाता है। आगे, एक देश की जीडीपी की गणना प्रत्येक तिमाही पे होता है। प्रत्येक तिमाही यानी 3 मंथ पे किया जाता है। याद रखेंगे 3 मंथ पे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि जीडीपी की गणना का आधार क्या होता है, प्रत्येक तिमाही, प्रत्येक 4 महीनों पे, हाफ ईयरली या ईयरली, तो हमेशा याद रखेंगे गणना कितना, तो प्रत्येक तिमाही पे होता है। और जब चारों तिमाहियों का जीडीपी को जोड़ दिया जाता है तो वार्षिक जीडीपी निकल कर सामने आता है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं। जीडीपी के आधार पर देखें तो अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन है, तो कौन होगा? अमेरिका होगा। 2021 का अगर डेटा लें हम लोग तो मतलब 23 ट्रिलियन डॉलर उसका जीडीपी का आकार है। यानी कि विश्व का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन है, तो अमेरिका है। और कितना है, तो 23 ट्रिलियन है। 23 ट्रिलियन। अब इसी में देखें, अमेरिका का जीडीपी, याद रखेंगे अमेरिका का जो जीडीपी है ना, वो पूरे विश्व का लगभग 25% है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी इकोनॉमी पावर है वो। ऐसे ही नहीं, आज वो विश्व का सबसे विकसित और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगला देखते हैं कि चीन जो है वो दूसरे स्थान पे है। कितना? तो 16.8 ट्रिलियन डॉलर के लेकर ये दूसरे स्थान पे है। बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में चीन ही एकमात्र ऐसा देश रहा जिसने वित्तीय वर्ष 2020-21 में कोरोना महामारी में सकारात्मक समृद्धि दर दर्ज किया। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि विश्व में ऐसा कौन सा देश है जो कोरोना काल में भी सकारात्मक वृद्धि दर्ज की, तो याद रखेंगे कौन है, तो चाइना है। वो अराउंड 3% या कुछ है, वो उतना पूछेगा नहीं, बट इतना ज़रूर ध्यान में रखेंगे आप लोग। आगे क्या है, अब भारत की बात करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आप लोग हमेशा याद रखेंगे कि भारत जो है विश्व का 5वां सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्यों? इसलिए ध्यान रखना है कि जब से यह आपका जो पिछला परीक्षा हुआ है उसके बाद ये 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। 2022 का अगर आंकड़ा देखें तो 3.3 ट्रिलियन डॉलर के साथ 5वां सबसे बड़ा ये अर्थव्यवस्था है। तो ये याद रखेंगे आप लोग, ये इम्पॉर्टेंट है। क्या? भारत विश्व में निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो 5वां है। अगर पूछ दिया कि भारत का वर्तमान जीडीपी कितने का है, तो देखेंगे हम लोग 3.3 ट्रिलियन डॉलर का है। अब ये देखेंगे
कोरोना महामारी से पूर्व भारत तीव्र वृद्धि से दर्ज करने वाली विश्व में सबसे तीव्र वृद्धि दर से विकास करने वाली एकमात्र अर्थव्यवस्था थी। अगला देखते हैं हम लोग, जीडीपी की गणना के लिए सामान्यतः 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है। ये यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है, इसलिए आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। पहला क्या है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट करंट प्राइस। जीडीपी एट मार्केट प्राइस, इसी को हम लोग जीडीपी एट करंट प्राइस बोलते हैं या नॉमिनल प्राइस बोलते हैं, यानी बाजारी मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद। अब इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। इसकी गणना में अप्रत्यक्ष कर, परिधान, मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन इत्यादि सबके प्रभाव को सम्मिलित करते हैं। इसका मतलब हुआ, आप लोग समझें कि जीडीपी किसी भी अर्थव्यवस्था के, पहला जीडीपी एट मार्केट प्राइस था, दूसरा जो है वो जीडीपी एट बेस प्राइस हो गया, एंड थर्ड जो होता है लागत मूल्य पे जीडीपी होता है। तो इसे समझने की कोशिश करते हैं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या होता है। जैसे मार्केट प्राइस, लेट्स सपोज कीजिए कि 2022 है, 2022 चल रहा है, तो 2022 में लेट्स सपोज कीजिए कि एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि कोई एक वस्तु है, जैसे आज तो हर एक चीज़ का इन्फ्लेशन देख रहे हैं कितना ज़्यादा हो रहा है। तो आज कोई एक वस्तु है कि एक कार लेते हैं हम लोग, लेट्स सपोज कीजिए एक कार है, तो कार है, और कार का 2022 में उसका मूल्य जो है ना वो 10 लाख रुपीज़ है, 10 लाख रुपीज़ है। तो यही जो 10 लाख रुपीज़ हो गया ना वो करंट प्राइस हो गया, यानी कि मार्केट प्राइस, आज का जो मार्केट प्राइस है ना वो 10 लाख रुपीज़ है, या नॉमिनल प्राइस इसी को बोलते हैं। बाजारी मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद, अगर 2022 में जीडीपी बनता है, जब जीडीपी बनेगा तो उसमें ये 10 लाख रुपए को ही ना जीडीपी में काउंट करेंगे। अगर मार्केट प्राइस पे करेंगे तो ये 10 लाख रुपए। अब ये 10 लाख रुपए क्या क्या है, तो ये अप्रत्यक्ष कर, परिधान यानी सब्सिडी, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, मुद्रा संकुचन, डिफ्लेशन, इन सब का प्रभाव जो होता है ना इसमें सम्मिलित होता है। तो इस तरीके से हम लोग मार्केट प्राइस पे, यानी कि करंट में किसी भी वस्तु का जो मूल्य होता है वही हम लोग करंट प्राइस के अंतर्गत लेते हैं या करंट जीडीपी में ऐड करते हैं। 10 लाख रुपए कार है तो 10 लाख रुपए। अब आधार, अब यहीं से समझेंगे, दोनों को लिंक करेंगे। आधार दर पर जीडीपी, आधार दर पे मतलब किसी भी अर्थव्यवस्था को ना चलाने के लिए एक बेस प्राइस लिया जाता है, यानी बेस प्राइस या कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस, लेट सपोज कीजिए कि भारत में जो आधार दर है वो 2011-12 है। तो इसमें क्या होता है कि एक कार का, जैसे 2022 में किसी कार का जो प्राइस है वो कितना है, 10 लाख रुपीज़ है। अब ये 10 लाख रुपीज़ है 2022 में, तो आज के 10 साल 10 ईयर्स पहले, यानी 2011-12 में इस कार का प्राइस कितना था, तो लेट सपोज कीजिए 7 लाख रुपीज़ थी, 7 लाख रुपीज़ थी। तो यही बेस प्राइस इसलिए रखा जाता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में एक नियमित समय से एक अगला समय तक कितना वृद्धि हुआ, उसमें मुद्रास्फीति, अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर, मुद्रास्फीति, परिधान, मुद्रा संकुचन, डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, सब्सिडी, टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ये सबको ऐड कर दिया जाता है कि ये 10 वर्षों में, इन 10 वर्षों में कितना बढ़ गया, तो 3 लाख बढ़ा, 3 लाख बढ़ा। तो हमारे तो कितना इन्फ्लेशन कितना गया, तो 3 लाख गया। अब अगर 10 लाख का
7 लाख उस समय था, अभी 10 लग गया, अगर 3 लाख बढ़ गया तो अब आप यहीं से गणना होती है, जब आप इन्फ्लेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे होगा कि 2011-12 से लेके 2020-23 में कितना इन्फ्लेशन बढ़ा। तो वही इन्फ्लेशन अभी बढ़ता है, जैसे कि हर एक साल पे मौद्रिक गणना होती है तो उसमें बताया जाता है कि इस बार इतना इन्फ्लेशन बढ़ा। तो यहाँ तक ये समझे। तो इसीलिए इसमें क्या किया जाता है कि जीडीपी की गणना जब मूल्य को अस्थिर रखा जाता है, अर्थात इसमें इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स सबको माइनस कर दिया जाता है और ये देखा जाता है कि 2011-12 में किसी भी वस्तु का मूल्य क्या था और इन 10 वर्षों में तो वही इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, सब्सिडी, इन सबको माइनस कर दिया जाता है और माइनस करके एक मूल्य निकाला जाता है, उसी में देखा जाता है कि कितना इन्फ्लेशन बढ़ा। तो ये होता है बाजार मूल्य पे जीडीपी और आधार मूल्य पे जीडीपी। वर्तमान जीडीपी की आधार वर्ष को बताया था 2011-12 को रखा गया है। अब आप लोग ये ज़रूर याद रखेंगे ये दो चीज़, क्योंकि ये जो है ना 2017-18 में हुआ है और आप लोग का जो पिछला एग्जाम हुआ था 2016 में शायद हुआ था। तो ये याद करने वाला चीज़ है, ये हमेशा माइंड में रखेंगे कि वर्तमान में जीडीपी का बेस ईयर क्या है, आधार वर्ष क्या है, तो 2011-12। और अब का क्या करने की कवायद की चल रही है, तो 2021-22। इससे पहले क्या था, तो 2004-5 था, बढ़ाकर 2011-12 किया गया था। और अब जो बात चल रही है वो 2021-22 चल रही है। अब आगे देखते हैं हम लोग लागत मूल्य पे जीडीपी। लागत मूल्य पे जीडीपी क्या होता है वो देखते हैं। इसकी गणना जो होता है ना वो भी बाजारी मूल्य पे ही किया जाता है, परंतु इसमें क्या होता है ये देखना है कि ये वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य से अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स को घटा दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है, और परिधान या सहायकी यानी सब्सिडी जो होता है उसको ऐड कर दिया जाता है। लेट्स सपोज कीजिए, इसको समझने की कोशिश करेंगे कि एक वस्तु का मूल्य 100 रुपया है, उसमें अप्रत्यक्ष कर को घटा दे। अप्रत्यक्ष कर क्या हो गया, अप्रत्यक्ष कर यानी कि सरकार के द्वारा लिया गया जीएसटी, लेट्स सपोज के जीएसटी लेते हैं, अप्रत्यक्ष कर जीएसटी है, जीएसटी 10 प्लस माइनस कर दिए, और उसमें सरकार जो है पीडीएस है, पीडीएस में कितना, तो 26 रुपया उसमें सब्सिडी दे दी। तो ये हुआ आपका लेट्स सपोज कीजिए कितना हो गया ये, तो 160 रुपीज़। ये जो हो गया ये आपका जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हुआ। यानी जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पे क्या होता है, तो नॉमिनल जीडीपी यानी बाजारी दर पर जीडीपी में इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देते हैं और सब्सिडी को ऐड कर देते हैं। ये आप लोग याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में क्या होता है। तो लेट्स सपोज यही फॉर्मूला दे दिया, तो आप लोगों को ये देखना होगा कि नॉमिनल जीडीपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस। देखिए मई 2020 में एक सरकारी आदेश से एनएसएसओ और सीएसओ को ऐड करके एनएसओ का निर्माण किया गया। ठीक है, इसका नेतृत्व कौन करता है, तो स्टैटिक्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का सचिव जो होते हैं वो करते हैं। अब अगर कुछ आंकड़े आप लोग याद रखेंगे, एनएसओ के अनुसार कोरोना महामारी के कारण 2020-21 में देश का जो जीडीपी थे ना वो नेगेटिव में गया था। कितना, अगर क्वेश्चन पूछ दे कि कोरोना महामारी के दौरान देश की जीडीपी कितना थी,
-7 ये नकारात्मक था, याद रखिएगा। 2021-22 में कितना है? 9.2%, कृषि 3.9%, इंडस्ट्री 11.8%, सबसे ज़्यादा इसमें वृद्धि हुआ है। सेवा क्षेत्र में कितना हुआ है? तो 8.3%। कोरोना काल के दौरान क्या हुआ? तो कृषि क्षेत्र सबसे सकारात्मक रही थी, 3.4%, याद रखेंगे 3.4%। एक जो फैक्ट्स है वो आप सब याद रखेंगे। ये सारे क्वेश्चन के फॉर्मेट पूछा जा सकता है, जैसा कि पिछले पेपर में बहुत सारे डेटा से क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस बार हो सकता है कि डेटा से क्वेश्चन पूछे, तो ये सारे डेटा जो होंगे ना वो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो इस पे आप लोग फोकस करेंगे। अब पढ़ेंगे क्या? एक होता है GNP, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है? विश्व के ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसमें क्या होता है? विश्व के किसी भी हिस्से, GNP, GDP हम लोग पढ़ लिए, अब GNP पढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है? विश्व के किसी भी हिस्से में एक देश के नागरिकों द्वारा समस्त उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य के कुल योग को उस देश का GNP कहते हैं। इसमें बताया था ना, GDP बता रहा था, तो अमेरिका और इंडिया का रिलायंस, लेट्स सपोज कीजिए। तो GNP में क्या होता है कि लेट्स सपोज कीजिए अमेजन, एक तरफ अमेजन को लेते हैं, एक तरफ रिलायंस को लेते हैं, ठीक है। अमेजन विश्व के किसी भी हिस्से में अमेजन एक सिंबल के तौर पे लिया है, जो कि अमेरिका का कोई आदमी भी हो सकता है, इंडिया का कोई आदमी भी हो सकता है। जैसे कि विश्व में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस इंडिया में ही आता है, तो उस तरीक़ा से उसको भी ये हम GNP में काउंट करते हैं। तो विश्व के किसी भी हिस्से में एक देश के नागरिकों द्वारा समस्त उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य के योग को, अमेजन विश्व के किसी भी कंट्री में है, इंडिया में है, इंडोनेशिया में है, सिंगापुर में, जापान में है, ब्रिटेन में है, या यूरोपियन कंट्री में है, अफ्रीकन कंट्री में है, वो कहीं से भी काम करता है और यहाँ से प्रॉफिट कमा कर ले जाके कहाँ जाता है? तो अमेरिका में जाता है। अमेरिका में गया तो वो अमेरिका के GDP में काउंट होगा। रिलायंस ही है, या टाटा है, या अडानी है, तो ये क्या होता है? विश्व के किसी भी देश में, या भारत के लोग, कोई इंडिविजुअल विश्व के किसी भी देश में जाकर वो लोग कमाते हैं और वो अपना रेमिटेंस को इंडिया में भेजते हैं, तो इंडिया के GDP में काउंट होगा। तो वही बोला जाता है कि विश्व के किसी भी हिस्से में एक देश के नागरिकों द्वारा समस्त उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य, कहीं भी लोग वस्तु सेवा कुछ भी हो उससे रेमिटेंस अपने देश लाते हैं, तो उस देश के GNP कहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है? GNP की गणना में यह महत्वपूर्ण नहीं होता है कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो कहाँ रहा है, यानी कि इसमें प्लेस जैसे इंडिया या अमेरिका, उससे मतलब नहीं है कहाँ हो रहा है। महत्वपूर्ण ये होता है कि उत्पादन कर कौन रहा है, कौन कर रहा है, या वो इंडिया का आदमी कर रहा है या अमेरिका का आदमी कर रहा है, वो चाहे जहाँ करे, लेकिन वो कहाँ के इंडिया में लेके आता है या अमेरिका का अमेरिका में लेके जाता है, तो वहाँ का GDP में काउंट होगा। जैसे कि देखिए GNP क्या होता है? तो नॉमिनल GDP याद रखेंगे, बाजारी दर पे जो GDP काउंट होता है। जैसे 2022 का जो GDP काउंट होगा, उसमें नेट इनफ्लो
माइनस नेट आउटफ्लो, मतलब कि जीडीपी में भारत में मान के चलिए जीडीपी 100 रुपीज़ है, नेट आउटफ्लो भारत से अमेजन मान के चलिए 20 रुपया काम करके जो भी प्रॉफिट होता है 20 रुपीज़ होता है, वो अमेरिका भेज देता है, वहाँ से अंबानी जी कमाते हैं, या रेमिटेंस के रूप में इंडिया में 30 रुपीज़ आ गया, तो इसमें हो जाएगा, यानी कि टोटल जीएनपी कितना हो गया मेरा 110 हो गया। तो इस तरीक़े से कैलकुलेशन अपना आप लोग देख लेंगे, बस समझाने के तौर पे ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जीएनपी ये हुआ। अब एनएनपी क्या होता है, तो एनएनपी समझने की कोशिश करेंगे कि वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन की प्रक्रिया में मशीनों एवं उपकरणों को घिसने या नष्ट होने का हिस्सा को घटा देते हैं तो शुद्ध एनएनपी निकलता है। एनएनपी निवल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि किसी भी वस्तु और सेवा को उत्पादन में, लेट सपोज कीजिए कि कोई भी एक कंपनी है, तो कंपनी एक शूज बनाती है, तो शूज बनाने के दौरान उस कंपनी में क्या होता है कि उसके मशीन है, तो मशीनों में घिसावट होती है, मशीन में टूट फूट होता है या कुछ भी उसमें, तो ये सबको माइनस कर दिया जाता है, यानी कि मेंटेनेंस का जो चार्ज लगता है ना, जीएनपी निकाल लिए, जीडीपी निकल गया, जीएनपी निकल गया, उसके बाद जो कुछ भी घिसावट में या किसी भी तरीक़ा से टूट फूट होता है या किसी भी तरीक़ा से कोई लॉस होता है, तो उसको इसमें ऐड करके उसको जीएनपी से घटा दिया जाता है, यानी एनएनपी इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, तो हमारा नेट नेशनल प्रोडक्ट निकलता है, यानी कि निवल राष्ट्रीय उत्पाद निकल जाता है। अब नेशनल इनकम क्या होता है, अब हम लोग आएंगे नेशनल इनकम पे, कि जब हम लोग जीडीपी निकाल लिए, जीएनपी निकाल लिए, फिर एनएनपी निकाल लिए, तब आते हैं हम लोग नेशनल इनकम पे, कि लास्ट जो राष्ट्रीय इनकम होता है, नेशनल इनकम होता है, वो लास्ट ऑप्शन होता है, लास्ट में, यानी जितना भी प्लस माइनस होकर जो बचता है तो वो राष्ट्रीय आय कहलाता है। तो जब एनएनपी गणना लागत मूल्य पे, फैक्टर कॉस्ट पे, यानी लागत मूल्य क्या लागत हुआ पर की जाती है, तब उस देश की राष्ट्रीय आय निकलती है। यानी कि एनएनपी, जैसे जीडीपी निकाल लिया, जीएनपी निकाल लिए, उसके बाद एनएनपी निकाल लिए, उसके बाद जब एनएनपी की गणना जो होता है ना, वो फैक्टर कॉस्ट पे करके और जो बचता है उससे राष्ट्रीय आय निकलता है। एनएनपी से राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए इसमें अप्रत्यक्ष कर को घटा दिया जाता है। राष्ट्रीय आय निकालने के लिए क्या किया जाता है, तो याद रखेंगे, एनएनपी से अप्रत्यक्ष कर को घटा दिया जाता है और सब्सिडी को जोड़ दिया जाता है। ये आप लोग याद रखेंगे कि जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो कहाँ घटाया जाता है और कहाँ जोड़ा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से क्वेश्चन आप लोग को फंसा सकता है कि नेशनल इनकम का फॉर्मूला दे दिया, या नेशनल इनकम में निम्नलिखित में से किन किन तत्वों का सहयोग होता है, और पूछ दिया वहाँ पे एनएनपी, इनडायरेक्ट टैक्स, सब्सिडी, तो ये तीनों का होता है। अगर पूछ दिया कि नेशनल इनकम में किन चीज़ों को ऐड किया जाता है, तो सब्सिडी को ऐड किया जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स को हटा दिया जाता है। तो ये सब बार बार वीडियो देखकर आप लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि इनकम टैक्स क्या होता है, तो एनएनपी यानी कि जीएनपी माइनस देखिए एनएनपी क्या होता है, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन, तो एनएनपी निकल गया। और जब यहाँ से ये निकला तो एनएनपी से इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दिया, सब्सिडी को बढ़ा दिया, तो मेरा निकल गया क्या, राष्ट्रीय आय निकल गया, नेशनल इनकम निकल गया। और प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, वो देख, राष्ट्रीय आय डिवाइडेड बाय देश की जनसंख्या, यानी कि नेशनल इनकम पूरा किसी भी देश का नेशनल इनकम क्या है और वो देश, उस देश का जनसंख्या क्या है, तो टोटल राष्ट्रीय आय होता है, उसमें जब हम लोग अपना देश की जनसंख्या से उसमें भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो मेरा प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम निकलता है। तो भारत की प्रति व्यक्ति आय कितना है, तो 91,481 रुपीज़ है प्रति व्यक्ति आय। अब इसमें ये है कि अंबानी जी ज़्यादा कमाते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट ज़्यादा कमाते हैं, कोई लाख रुपए कमाता है, कोई 2 लाख रुपए महीना कमाता है,
तो कोई जो रिक्शा चालक होता है हो सकता है 3,000 महीना कमाए। तो ये तरीक़ा से एक ये क्या है, औसत है, एवरेज इनकम है इतना। ग्रीन जीडीपी क्या होता है? ग्रीन जीडीपी क्या होता है? वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन की प्रक्रिया में पर्यावरण भी प्रभावित होता है। लेट सपोज कीजिए कि वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण या लॉट्स ऑफ थिंग्स इसमें आते हैं, जैसे कि वाटर पोल्यूशन हो गया, सॉइल पोल्यूशन हुआ, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन हुआ। तो इन सब ये सारे चीज़ प्रभावित होते हैं। एक इंडस्ट्री बनता है तो को कितने कितने सारे पेड़ काट दिए जाते हैं, कितने नदी नालियों में गंदे पानी चलते हैं जिससे मछलियाँ डिग्रेड होती हैं, वहाँ का जो फ्लोरा एंड फाउना है वो डिग्रेड होता है। तो वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन की प्रक्रिया में पर्यावरण भी प्रभावित होता है, और जब पर्यावरण पर पड़ने वाले इस प्रभाव का एक मौद्रिक मूल्य निकाल कर उससे जीडीपी घटा देते हैं तो ग्रीन जीडीपी निकलता है। यानी कि लेट सपोज कीजिए कि 100 रुपीज़ का जीडीपी है, उसमें से जो इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन होता है या पर्यावरण प्रदूषण होता है तो उसमें मान के चलिए कि 30 रुपीज़ का पर्यावरण का नुकसान होता है। तो 100 रुपीज़ का जीडीपी है तो उसमें से 30 रुपीज़ अगर उसमें से निकाल देते हैं तो 70 रुपीज़ हुआ, तो वो मेरा हरित सकल घरेलू उत्पाद निकला। ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस एक नया संकल्पना है। नया संकल्पना अब आ रहा है, जैसे वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स भी निकलने लगा है। तो इसमें ये देखा जाता है कि उस देश के जो लोग हैं ना वो कितने खुश हैं, तो क्रॉस नेशनल हैप्पीनेस निकाला जाता है। जैसे भूटान है तो अपना जो वहाँ का जो ग्रोथ होता है ना वो जीडीपी पे काउंट नहीं करता है। ये नहीं देखता है कि वो उसका जो जीडीपी का आकार है वो 3 ट्रिलियन है, ऐसा नहीं। वो ये देखता है, भूटान ये देखने की कोशिश करता है कि जितना भी हमारे संसाधन हैं, जितना भी जीडीपी है उससे हमारे देश के लोग कितना खुश हैं। तो इसी खुशहाली को मापने के लिए ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस निकाला गया। तो भूटान एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे अपनी समृद्धि को मापने के लिए जीडीपी के स्थान पर सकल राष्ट्रीय खुशी का प्रयोग, यानी कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का आधार बनाता है। जैसे देखेंगे अब नॉर्डिक कंट्री जो होते हैं, जैसे नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, यहाँ पे हैप्पीनेस का इंडेक्स में हमेशा ऊपर रहता है। वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या कम है, रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, डेवलप्ड कंट्री है, तो इसलिए वहाँ पे जो लोग होते हैं। तो ये किसके द्वारा निकल जाता है? हैप्पीनेस निकल जाता है पहला यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होता है उसी के द्वारा ये वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स निकाला जाता है। तो 2020 कब 18 मार्च को निकाला गया। टोटल 146 कंट्री हैं, 146 कंट्रीज़ होते हैं। फर्स्ट रैंक किसका है तो फिनलैंड का है, और इंडिया का कितना है तो 136। ये दोनों आप याद रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया का रैंकिंग क्या है, तो ये करंट का भी टॉपिक है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अब एक होता है परचेजिंग पावर पैरिटी, क्रय क्षमता की तुलना। जिस तरीक़ा से आज के एग्ज़ाम पूछे जा रहे हैं ना, वहाँ पे नया नया ट्रेंड्स आ रहा है, तो उस ट्रेंड्स को देखते हुए ही ये वीडियो बना रहे हैं। तो उसमें से ये देख लेंगे आप कि क्रय क्षमता की तुलना, परचेजिंग पावर पैरिटी PPP, ये एक नया संकल्पना है जो कि इसमें गुड्स एंड सर्विसेज को लेकर नापा जाता है, न कि जीडीपी को लेकर नापा जाता है। यानी कि जीडीपी अमेरिका सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो जीडीपी तो ऑलरेडी उसका है, बहुत बड़ा है, तो वो जीडीपी में तो बड़ा है ही, साथ साथ ये परचेजिंग पावर पैरिटी में भी है। इसमें सबसे मुख्य तत्व ये है कि समझाने की कोशिश करते हैं, ये समझिए। एक बास्केट ये है, एक बास्केट ये है। इसमें ऑटोमोबाइल को ले लीजिए, गुड्स को ले लीजिए, सर्विसेज को ले लीजिए, या कोई भी चीज़ जो उसको हम लोग ख़रीद सकें। और यहाँ पे भी ले लीजिए, वही ऑटोमोबाइल्स ले लेते हैं, गुड्स ले लेते हैं एंड सर्विसेज ले लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि लेट सब कुछ कीजिए कि 100 रुपीज़ है यहाँ पे, इसको भी 100 रुपीज़ मान लेते हैं।
तो परचेजिंग पावर पैरिटी इसमें ये देखा जाता है कि 100 रुपीज़ में आप कितना सामान खरीद रहे हैं। लेट सपोज कि इस 100 रुपीज़ में आप इंडिया में 5 सामान खरीद लिए, 5 थिंग्स खरीदे, 5 सामान। वही अमेरिका में आप जा गए तो वहाँ आप इसी से आप 6 सामान खरीद लिए। तो यहाँ पे परचेजिंग पावर किसका ज़्यादा है? तो यहाँ पे अमेरिका का ज़्यादा है। अमेरिका का क्यों ज़्यादा है? क्योंकि वहाँ का जीडीपी जो है ना वो 23 ट्रिलियन डॉलर है। तो 23 ट्रिलियन डॉलर में लेट सपोज कीजिए कि 6 सामान वो खरीद लेता है, और भारत का जो है 3.3 ट्रिलियन डॉलर है, तो उससे 3.3 ट्रिलियन से वो 5 चीज़ खरीद लेता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि अमेरिका, तो उसी तरीक़ा से देखेंगे कि अब ब्रिटेन का अगर लें, ब्रिटेन और इंडिया का कंपैरिजन करें तो जो ब्रिटेन, क्योंकि भारत में जो सामान होता है ना वो विकसित देशों के कंपैरिजन में ना वो सस्ता होता है। तो सस्ता होता है कि 100 रुपया में आप अगर वहाँ पे एक कॉफ़ी पीते हैं तो 100 रुपया में आप यहाँ पे 10 चाय पी सकते हैं। तो इस तरीक़ा से इसको नापा जाता है। तो इस आधार पे देखेंगे इसमें विनिमय दर को आधार बनाया जाता है। तो इसमें अगर पूछ दे कि परचेज क्रय क्षमता की तुलना सूचकांक में किस चीज़ को आधार बनाया जाता है? विनिमय दर को किया जाता है। उसी तरीक़े से अगर देखेंगे परचेजिंग पावर पे देखेंगे तो क्या अमेरिका अराउंड 23 ट्रिलियन डॉलर के साथ में ना ये सेकेंड पे है। चीन 26.3 ट्रिलियन डॉलर के स्थान पे पहला स्थान पे। इसी का मतलब ये हुआ कि कोई भी सामान को हम चाइना में कोई भी सामान है, यानी कि अगर परचेजिंग पावर और पैरिटी में देखें तो ये चाइना बढ़ जाता है, यानी कि यहाँ पे हम कोई भी सामान को 10 सामान खरीद सकते हैं जितना में, वही अमेरिका में हम वहाँ पे 8 सामान खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे चाइना जो है ना, यानी कि पीपीपी में जो चाइना है वो नंबर 1 जीडीपी के अनुसार नंबर 1 कंट्री बन जाता है। उसी तरीके से भारत जो है, इंडिया जो है वो तीसरे स्थान पे आता है। तो ये आप लोग याद रखेंगे कि परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पे विश्व का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था कौन है? पहले स्थान पे तो चाइना, दूसरे स्थान पे अमेरिका और तीसरे स्थान पे आपका भारत है। आगे देखते हैं। अब इसको हम लोग झारखंड के कंटेक्स्ट में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे कि झारखंड का स्टेट जीडीपी कितना है, तो 2022-23 में क्या 4,01,947 है, यानी ग्रोथ रेट कितना रहा तो 10.7%। 2021-22 में कितना है तो इतना। और वार्षिक वृद्धि 2011-12 से लेकर 2018-19 तक कितना रहा तो 6.2% रहा था। कोरोना के कारण अब देखेंगे, कोरोना के कारण 2020-21 में कितना 4 पॉइंट के लगभग रहा था। झारखंड की प्रति व्यक्ति आय कितना है तो 75,587 रुपीज़ है, जो कि नेशनल पर कैपिटा इनकम है उससे कम है। ठीक है, तो इस तरीक़े से आपका ये नेशनल इनकम का जो टॉपिक था कि नेशनल इनकम का राष्ट्रीय आय का लेखीकरण, ये अब समाप्त होता है। अब इससे कुछ ना आपके प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन कुछ पूछा गया था। जैसे यहाँ पे देखेंगे आप लोग, बताया था ना बाजार मूल्य पर जीडीपी का अर्थ किसके बाजार मूल्य से है, तो दे दिया भंडारण, अंतिम सामान, मध्यवर्ती सामान, कच्चा सामान। तो अब यहाँ पे अब देखेंगे, जो बताया था पहले बार बार आपको फोर्स करके बता रहा था कि जीडीपी में कौन सा काउंट होता है, तो हमेशा अंतिम सामान, यानी कि अंतिम गुड्स एंड सर्विसेज इसमें ऐड होता है। ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। देखिए, बुनियादी मूल्यों पर सकल वर्धित मूल्य जीवीए क्या होता है, यानी फैक्टर कॉस्ट पे जो गणना की जाती है। तो इसमें क्या होता है बताया था ना, फैक्टर कॉस्ट याद रखेंगे, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में। तो यहाँ पे क्या होता है, बाजार मूल्यों पर जीडीपी यानी नॉमिनल जीडीपी में से क्या करते हैं, उत्पाद कर को हटा देते हैं, डायरेक्ट टैक्स को हटा देते हैं और सब्सिडी को ऐड कर देते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन
आपको कितना डीप में जाके क्वेश्चन पूछा है, तो इसलिए इस टॉपिक को आप लोग अच्छा तरीक़ा से कवर करें। यहाँ से कॉस्ट बेनिफिट बहुत अच्छा है, यहाँ से अच्छा खासा क्वेश्चन पढ़ा सकता है। तो नॉमिनल जीडीपी, उसमें से जो उत्पाद कर होते हैं वो टैक्स को घटा दिया जाता है और सब्सिडी को ऐड कर दिया जाता है। इनडायरेक्ट टैक्स जो उत्पाद कर यहाँ पे दिया है, तो इनडायरेक्ट टैक्स को यहाँ आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखें, तो निम्नलिखित में से कौन सा निकाय भारत के राष्ट्रीय आय का आकलन करता है? राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो बताया था कि एनएसएसओ और सीएसओ को ऐड करके एनएसओ बनाया गया है। तो उस तरीक़ा से ये देखेंगे, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ये। तो इस बार का ना एनएसएसओ सीएसओ को 2019 में जो ऐड करके एक जो एनएसओ बना दिया गया, सीएसओ एनएसएसओ को ऐड करके, वो याद रखेंगे आप लोग। कब बनाया गया? तो 2019 में बनाया गया है। ये किस को ऐड करके बनाया गया है, तो यहाँ पे ये देखेंगे। अब कैसा पूछ देगा, नीति आयोग, आरबीआई, राष्ट्रीय आय समिति। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ पे होता है, एक आरबीआई में होता है और एक राष्ट्रीय आय समिति में। इसके तरफ किसी भी स्टूडेंट का ध्यान ही नहीं जाता है किसी के। तो इसमें मैक्सिमम क्या होता है, मान लेते हैं आरबीआई या राष्ट्रीय आय समिति, क्योंकि उसी से ये रिलेटेड टर्म्स रिलेटेड आ रहा है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप लोग क्या, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा ये जारी किया जाता है। आगे का देखें, 2011-12 के मूल्यों पर 12वीं योजना के दौरान सकल राष्ट्रीय आय कितना का आंकड़ा क्या था? 2016 में एक एग्ज़ाम हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि उसके बाद जब नीति आयोग का गठन हुआ तो अब मोस्ट प्रोबेबली इतना क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन आपको कंपेयर करके क्वेश्चन पूछ सकता है। तो वहाँ पे देखेंगे तो उस समय का क्वेश्चन था, तो ये 6.8% था। तो यदि जीडीपी एक अवधि के दौरान स्थिर रहे और उसका, यहाँ पे छुट्टी है, पीडीएफ में ये सब दे दिया जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा इस परिघटना के नहीं है? तो निर्यात में वृद्धि, काली अर्थव्यवस्था, मानव अधिकारों की स्वतंत्रता और घरेलू उत्पादों की वृद्धि, इसमें कौन सा आंसर होगा? यानी कि किसी भी अर्थव्यवस्था का जीडीपी स्थिर रहता है, लेकिन उसका जो मूल्य जो होता है ना, वो मूल्य की वृद्धि होता है। तो उसमें क्या होता है कि निर्यात की वृद्धि की वजह से ये ऐसी परिघटना होती है। और एक क्वेश्चन ये है कि 2016-17 के दौरान जीडीपी के प्रतिशत के रूप में केंद्रीय सकल कर राजस्व कितना था? 2016-17 जीडीपी बोले ना, कि यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पकड़े जाएंगे अगर आप अच्छा से इस टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं। तो कितना था जीडीपी प्रतिशत? 11.3%, क्योंकि उस समय वर्ल्ड बैंक का ये वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा आया था, तो उस समय उसी पे ये क्वेश्चन पूछा है। तो इस तरीक़े से देखेंगे कि आपका नेशनल इनकम अकाउंटिंग ऑफ नेशनल इनकम कर सकते हैं आप। अकाउंटिंग ऑफ नेशनल इनकम से कम आपको 7 से 8 क्वेश्चन तो यही पूछे गए। हो सकता है कि अभी उतार चढ़ाव ज़्यादा है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन, यानी कॉस्ट बेनिफिट जो आपका है ना, तो इस टॉपिक से ज़्यादा है। कॉस्ट ऑफ बेनिफिट यहाँ इस टॉपिक से ज़्यादा है, इसलिए आप इस टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करें। इस वीडियो को बार बार देखने से आपको समझ में आएगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप प्लेटफॉर्म पे आराम से इस डाउट को पूछ सकते हैं, उस डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। थैंक यू। अब इसको आप अच्छा से तैयार करें, नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड कर देंगे। तो आप लोग इस वीडियो को देखकर अच्छा से तैयार करके अपना नोट्स बनाएं और उसी तरीक़ा से क्वेश्चन प्रैक्टिस करके एक अच्छा से अच्छा मार्क्स करके अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश करें। जल्दी से जल्दी आपको दूसरा वीडियो भी अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।